नमस्कार भारत न्यूज और मैं आपके साथ ज्योति सिंह। इस वक्त मौजूद हूँ बदरपुर विधानसभा के मीठापुर में और आज एक खास शख्सियत हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। इनका नाम है महेश अवाना जी, जो कि पूर्व पार्षद रह चुके हैं और डिप्टी चेयरमैन भी रह चुके हैं। और अगर मौजूदा समय की बात करें तो इनकी धर्मपत्नी श्रीमती वीरेंद्र अवाना जी इस वक्त मौजूदा पार्षद हैं। तो कुछ खास मुद्दों पर आज चर्चा करने के लिए इनके साथ हम यहाँ मौजूद हैं। अभी हाल ही में चुनावों के नतीजे आए हैं, बीजेपी ने जो प्रचंड जीत हासिल की है इसको लेकर हम इनसे बात करेंगे और आने वाले एमसीडी चुनावों पर भी हम इनसे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद जी सर, वैसे तो आपको किसी पहचान के लिए आप मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा परिचय हम आपका चाहेंगे। किस तरह राजनीति करियर की आपकी शुरुआत हुई, आपका पूरा फैमिली बैकग्राउंड राजनीति के, तो थोड़ा जानकारी चाहेंगे। देखिए, मैं थोड़ी सी जानकारी आपकी ये दूंगा। शुरू से ही हमारी सेवा भावना रही है। मेरे दादाजी आर्मी में थे, बड़े वाले दादाजी भी आर्मी में थे। जब वो आर्मी से अंग्रेजी राज में 1930 में पेंशन आए तो उनकी कार्यशैली को देख के अंग्रेजी टाइम में भी अंग्रेजों ने उनको गांव का लंबड़दार नियुक्त किया। तो जो लंबड़दारी, जैसे आज हम पार्षद हैं, उस समय लंबड़दारी भी बहुत ताकत रखती थी और वो रहते रहते और उसके बाद उनकी सेवा भावना तो कंप्लीट थी, उसी देख के किया। उसके बाद में 1971 में जब गाँव में ग्राम प्रधान जी के चुनाव हुए तो वो गाँव के प्रधान बने। उन्होंने ग्राम प्रधान रहते हुए भी सेवा की और हमारे पिताजी को गोपीचंद भगत जी के नाम से जानते थे लोग। आज वो नहीं है हमारे पास, लेकिन उनका ही आशीर्वाद हमारे ऊपर बहुत बड़ा है, दादा का, पिताजी का। माँ हमारी अभी हैं, 89 की हैं, वो बैठी हैं, उनका भी आशीर्वाद है। और हम लोगों ने जो राजनीति शुरू की, हम राजनीति में तो नहीं आना चाहते थे, बिजनेस में थे, लेकिन कारण होते हैं जब किसी का भाग्य जहाँ होता है वहाँ वो लेकर जाता है। मेरी पत्नी को क्या पता था मैं पार्षद बनूंगी, लेकिन घर में सेवा करते करते उनका भी बैकग्राउंड रहे रहा कि उनके परिवार में भी उनके बड़े भाई सरपंच रहे हैं गांव के, और उसके मामा जी भी पार्षद रहे हैं फरीदाबाद हरियाणा में, चौधरी उदयचंद जी। तो इस तरह से सेवा भावना का जो सिलसिला था वो पीछे से ही जो है ना चलता आ रहा था और वही बातें आगे बढ़ती रही, चलती रही, लोगों के दिलों में जगह बनती रही और हम लोग आगे बढ़ते रहे। इसी तरह से राजनीति से जुड़ गए, पहले लोगों को वोट देने के साथ जुड़े, फिर जहाँ कहीं कोई बात आती थी तो हम स्पष्ट रूप से बोलते थे। तो उसका कारण ये हुआ कि लोगों ने सोचा कि ये आदमी स्पष्ट बात करता है, साफ बात करता है, तो इसको क्यों ना हम अपने साथ जोड़ें। तो ये चीजें चलती रही। ठीक है सर, बीजेपी ने एक प्रचंड जीत हासिल की है, 4 राज्यों में अपना सत्ता कायम की है अपनी। क्या कहेंगे किस तरह का सफर हम लोग रहा इस बार? मैं आपकी बात को सबसे पहले तो ये कहूंगा कि इस प्रचंड बहुमत के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक एक जन का, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता था जो देश का प्रधानमंत्री रहा, सबने अथाह मेहनत की। और उस मेहनत के साथ साथ मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं जो हमारे वोटर थे, चाहे वो किसी भी रूप में वोटर थे, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास जताया। मैं उनका भी बहुत आभारी हूं, सभी देशवासियों का। और एक बार उनका भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने वोट दिया, उनका तो है ही है, लेकिन उनका भी करता हूं जिन्होंने नहीं दिया। इसलिए उनका करता हूं कि वो भी आगे सोचें कि अगर हमने अपना वोट भाजपा को दिया होता तो शायद अच्छा रहता। उनको ये बाद में फील होगा, बाद में महसूस करेंगे कि हमने भाव में आकर, जातिवाद में आकर, धर्मवाद में आकर के वोट दे दिया, लेकिन हमने अपने वोट को बेकार कर दिया। अगर वो भाजपा को दिया होता तो शायद आज उनकी बाहें खिली होती, उनके चेहरे और ज़्यादा खिले होते। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जब योगी जी बनकर आए हैं तो योगी जी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, वो सच्चाई के साथ चलेंगे जैसे पहले चलते रहे। उन्होंने शासन प्रशासन का मुकाम हासिल किया है। आदरणीय मोदी जी ने विश्वव्यापी अपना जो उनकी छवि है उसको कायम रखा है। उसी छवि को देखते हुए, उसी बात को देख करके, और उत्तराखंड हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे आपका तीसरा चौथा राज्य गोवा हो, सभी जगह हम लोगों ने, हमारे पार्टी ने अच्छा काम किया। और उसका जब कोई अच्छा व्यक्ति अच्छा काम करता है तो वो दोबारा चुनकर आता है। इसी के सिलसिले में मैं आपसे ये भी कह सकता हूँ कि मैं पहले पार्षद बना और मेरी कार्यशैली को देखते हुए इस बार भी मेरी पत्नी को लोगों ने पार्षद बनाया। तो ये लोगों के अंदर आपका जो भाव है, आपकी जो छवि है, आपकी जो कार्यशैली है, जो निष्पक्षता है, वही आपको आगे बढ़ाती है। तो इसी तरह से मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी और योगी जी और अन्य हमारे जो साथियों और राज्यों में सब ने अच्छा काम किया, उसकी वजह से हमें पूर्ण बहुमत मिला। जहाँ तक पंजाब की बात करें, ताकि राज्य में हमारी सरकार नहीं बन पाई, उसका कारण ये है कि पंजाब में हमने कभी दावा नहीं किया था कि हमारी सरकार बनेगी, लेकिन अब पंजाब की तरफ हमारा रुख है और उस रुख को हम शुरू करने जा रहे हैं। और आप देखेंगे अगले 5 वर्षों के अंदर ये आपको महसूस होगा कि भाजपा वहाँ पर कितनी ताकत के रूप में उठेगी। जी बिल्कुल।
तो क्या लगता है कि सर जो लहर देश के 4 राज्यों में चली, क्या दिल्ली एमसीडी चुनावों में भी ये लहर देखने को मिलेगी? देखो, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, दिल्ली के अंदर अगर कहीं से कोई सबसे ज्यादा आबादी आगे बढ़ी है तो उत्तर प्रदेश की आबादी। दूसरे नंबर पे मैं अगर शब्दों में कहूँ तो बिहार की है। तीसरे शब्दों में मैं अगर कहूँ तो उत्तराखंड की है। जी। ये 3 राज्य ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश है, सेकंड में बिहार है, और बिहार में भी आप जानते हैं कि भाजपा और नीतीश जी के मिलकर के सरकार बनी हुई है और बहुत बढ़िया से काम वहाँ हो रहा है। उसी का जो असर है वो दिल्ली में पूर्णतः होगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। केजरीवाल जी भूल में है कि यहाँ कोई कमजोर हो गए हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है। फिर चौथी बार भाजपा निगम कंप्लीट होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इनको तो फायदा कांग्रेस के डाउन होने से मिला है। अगर कांग्रेस डाउन नहीं होती तो केजरीवाल का कहीं नाम आता पता नहीं होता, ये करवा सकता है। तो अब एमसीडी चुनावों की तारीखों पर जो चर्चा चल रही है, अनाउंसमेंट हुई है कि जो तारीखें चल रही है, इस पर क्या कहें? विपक्ष लगातार हमलावर है बीजेपी पर, कह रहा है कि बीजेपी डर रही है। देखिए, विपक्ष का काम है हमला करना, और ऐसा कहते हैं कि जब कोई आदमी सही काम करता है तो उसे किसी की परवाह नहीं होती, वो अपने आप में खुद सक्षम होता है, क्योंकि जब उसके मन में सच्चाई है और सत्यता है तो कहीं भी उसको कोई नुकसान नहीं कर सकता। उसको ईश्वर भी मदद करता है, समाज भी मदद करता है, सब लोग मदद करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये निगम में बहुत खर्चे बढ़ चुके थे। 3-3 निगम का 3-3 हर जगह, हर सीट पे 3-3 लोग हैं, 3-3 सीट बन गई और खर्चे बढ़ गए। 3-3 मेयर हो गए, 3-3 कमिश्नर हो गए, अन्य सभी 3-3 बढ़ गए। तो इतना खर्चा बढ़ गया निगम के अंदर कि जो पैसा निगम का समाज के लिए, क्षेत्र के लिए खर्च होना चाहिए था, वो खर्चे कम हो गए, अफसरों के खर्चे ज्यादा बढ़ गए। उस खर्चे को कम करने के लिए केंद्र सरकार चाहती है कि निगम एक हो जाए, एक ही जगह लोग बैठे, एक ही हमारा मेयर हो, एक ही अफसर हो, सबका सिस्टम से ये रहे। पार्षद उतने ही रहेंगे 272 ही, जहां तक मेरा मानना है। बाकी तो ऊपर वाले जो सीनियर्स लोग हैं वो फैसला लेंगे, लेकिन मेरा ऐसा अनुभव है कि पार्षद 272 ही रहेंगे और निगम जो है एक हो जाएगा, और एक होने से हजारों करोड़ रुपए की हमें बचत होगी, और वो हजारों करोड़ रुपया हमारा लोगों के बीच में, समाज के बीच में, क्षेत्र के लिए खर्च होगा, जिसमें जन सुविधाओं के लिए वो खर्चा पैसा आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि निगम को एक करने की वजह है, और किसी से हम डरते नहीं। डरने का क्या सवाल है? क्यों डरे? केजरीवाल से क्यों डरे? केजरीवाल कोई हवा तो है नहीं। आजकल तो छोटा बच्चा भी, उसको कहते थे ना पहले कि हाउ आ जाएगा, डर जाएगा, तो बच्चा डर जाता था, लेकिन आजकल बच्चा भी हाउ से नहीं डरता। ये कौन सा हाउ है? ये तो कुछ है ही नहीं। केजरीवाल तो नथिंग। तो ये है, इसको हम कुछ नहीं मानते। ये ठीक है, कांग्रेस डाउन गई तो उसका फायदा उनको मिला कि जो लोग कांग्रेस को ही लाइक करते थे, बीजेपी को लाइक नहीं करते थे, वो आज केजरीवाल को वोट दे रहे हैं। और जो लोग बीजेपी से बहुत कम प्यार, कांग्रेस से बहुत कम प्यार करते थे, वो बीजेपी की तरफ आए, ऐसा भी हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूँ उनको फायदा मिला है कांग्रेस के डाउन होने का। तो अब कांग्रेस डाउन जाएगी तो उनकी वोट उधर चलेगी, बीजेपी को तो वो देंगे नहीं, क्योंकि फूल पे वो देंगे नहीं। जैसे मुसलमान महिलाओं ने छुपकर वोट दिया इस बार, यूपी, उत्तर प्रदेश हो चाहे कहीं भी, लेकिन ओपन वोट नहीं दे पाई। वो बेचारी वो डरती हैं। लेकिन उन्होंने देखा कि योगी और मोदी कभी जातिवाद और धर्मवाद की बात ही नहीं करते, वो तो सबको एक साथ लेके चलते हैं। क्या मेरे घर में, किसी के घर में भी अगर चूल्हा जलाया तो गैस उसको भी तो मिली है ना, अगर किसी को राशन मिला तो उनको भी तो मिला है। ऐसा तो नहीं कि हिंदुओं को दे दिया योगी जी ने, मोदी जी ने पूरे देश में राशन। आज 80 करोड़ लोगों को राशन दिया है मोदी जी ने, और आपदा के समय में कितना तरीके से देश को संभाला है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या का प्रदेश है, उसको योगी जी ने संभाला है। तो इससे बढ़िया और क्या होगा? लोग चाहते हैं कि अच्छा शासन प्रशासन हो, भय मुक्त हो, और भय मुक्त मोदी जी ने देश को किया, योगी जी ने भी किया है। प्रदेशों में भी इस तरह से अगर बीजेपी की सरकार आती जाएगी तो भय मुक्त रहेगा देश। जी बिल्कुल। तो एक आखिरी सवाल कि सर, आने वाले चुनावों में इस बार बीजेपी का, अगर आपको मौका फिर से मिलता है, बीजेपी देती है, तो कौन सा मुद्दा सबसे बड़ा रहेगा? किस मुद्दे पर सबसे बड़ा फोकस रहेगा जो पिछले कार्यकाल में नहीं किया? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि जो सबसे प्रथम, जो प्राइमरी स्कूलों में जैसे हमने स्मार्ट क्लास वगैरह सब कुछ दिया, सब कुछ हमारा स्कूल है, हमारे सोलर सिस्टम है, आरओ सिस्टम है, सब कुछ हमने किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं हमें। लेकिन कुछ जो और अच्छी सुविधाएं हम दे सकते हैं, पहले तो प्राथमिक शिक्षा के लिए जितनी सुविधाएं हम दे पाएंगे वो और अच्छा से हम करना चाहेंगे हर बच्चे के लिए।
दूसरा, जो मेरा क्षेत्र है इसके अंदर सीवर की बड़ी समस्या है। जी। उस सीवर समस्या का समाधान हम चाहेंगे कि हमारी केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार जल्द से जल्द कराए, जिससे लोगों को हम साफ सफाई व्यवस्था ढंग से दे सकें। जी। ये कुछ मुद्दे हैं। और दूसरा क्या है कि जो भी गरीब व्यक्ति है, जिस तरह से और अन्य प्रदेशों में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ अन्य प्रदेशों में एक कार्ड बनाया गया, 5 लाख तक का आपका जीवन बीमा है, आप कहीं भी इलाज करा सकते हैं, लेकिन केजरीवाल ने उसको लागू नहीं किया। अगर दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार आने वाले समय में आती है तो हम ये चाहेंगे उनको सबको भी ये सुविधा मिलनी चाहिए उनकी बातों को, जैसे अन्य प्रदेशों में मिल रही है। और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम, जैसे पानी की व्यवस्था में थोड़ी सी कमी आई है, क्योंकि पीछे से पानी का, और ये इस वजह से भी रहा थोड़ा सा कि हमारे यहाँ जो कोरोना काल रहा उसमें लोगों को काम करने के मौका नहीं मिला, सब अंदर बैठ गए, छुट्टी हो गई, घरों में लोग छुप गए। इसका कारण था बीमारी की मजबूरी थी। तो ये कोरोना काल बड़ा हमारे लिए घातक रहा और 13,000 करोड़ रुपया केजरीवाल हमारा डकार गया, वो निगम का नहीं दिया। उससे निगम के बहुत से कार्य होने थे, बहुत सी चीजें थी जो हम करना चाहते थे, वो नहीं हो पाई। तो हम चाहेंगे वो जो कार्य हमारे अधूरे रह गए उनको भी पूरा करें। और एक दो समस्या और हमारे, जैसे पार्क की समस्या है, जमीन पे कब्जा हो गया, लोगों ने केजरीवाल सरकार में जब एनडी शर्मा थे उन्होंने जमीन पर कब्जा करा दिया रातों रात, और पुलिस महकमा और उनके सबके साथ में जो मिल करके दे के सब खेल कर लिया। तो उस जमीन को भी हमारा मकसद है, उसको खाली कराएंगे और हमने पूरे डॉक्यूमेंट्स उसके तैयार कर दिए, उसमें केस डाले जा रहे हैं हाईकोर्ट के अंदर। ये मैं आपको क्लियर शब्दों में बोल रहा हूँ। दूसरी जमीन हमारी यहाँ जहाँ स्टे हो गया है, इसमें पार्क में मीठापुर गांव में धर्मशाला के साथ जो हमारे कृष्ण पाल गुर्जर जी मंत्री, उन्होंने हमें 50 लाख रुपए की वहाँ लागत लगा के उस बाउंड्री को कराई, क्योंकि वो जमीन हरियाणा सरकार की, हमारी नहीं है। केवल हमें उसमें पेड़ लगाने की अनुमति उन्होंने दी थी, पेड़ लगाओ और उसको साफ सुथरा रखो, ये हम चाहते थे। तो वो हमारा काम अधूरा है, उसको भी हम पूरा करना चाहते हैं। तो इस तरह से हम चाहेंगे कि अगर हमें मौका मिलेगा तो हम इन कामों को जरूर करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जनता भी आपके इन जवाबों से संतुष्ट होगी। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सर भारत न्यूज। कैमरा पर्सन दिग्विजय सिंह के साथ मैं ज्योति सिंह। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.